मुद्रास्फीति। किंग्स से किंग्स के अनुसार मुद्रास्फीति से आज से उस स्थिति से है जिसमें वस्तुओं की कीमतों में अस्थायी वृद्धि होती है, जिसे गणितीय विधि से मापा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ फिशर के अनुसार मुद्रास्फीति से आज से उस स्थिति से है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति का क्षरण होता है। सामान्यतः जब मांग एवं आपूर्ति में संतुलन की स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था सतत रूप से प्रगति करती है, परंतु समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति में किसी भी प्रकार का असंतुलन मुद्रास्फीति को जन्म देता है। मुद्रास्फीति से जुड़े कुछ सिद्धांत। पहला कि फिशर की मुद्रा मात्रात्मकता का सिद्धांत। मुद्रा आपूर्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मुद्रास्फीति के। सांकेतिक मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण अति महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ देशों ने अधिक मुद्रा की छपाई कर निर्धनता समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु यह अप्रभावी रहा, जिसका विश्लेषण फिशर के इस सिद्धांत में मिलता है कि यदि मुद्रा आपूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति भी दुगुना हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता का क्षरण। यह सिद्धांत मेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार किसी भी प्रकार के आर्थिक स्रोत की उपयोगिता एक बिंदु के बाद क्षरित होती है। यद्यपि यह सिद्धांत स्वयं में विवादास्पद है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व मुद्रास्फीति में विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका जनसंख्या निम्न आय वर्ग का है। फिलिप वक्र एवं नायरू की परिकल्पना। फिलिप के अनुसार किसी भी देश में मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है, जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पोटेंशियल जीडीपी। नायरू की परिकल्पना। जैसे कि फिलिप वक्र से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है, परंतु इस वक्र में एक निश्चित बिंदु के बाद मुद्रास्फीति बढ़ाने पर भी बेरोजगारी और कम नहीं होती। इस बिंदु को प्राकृतिक बेरोजगारी दर या नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इस मुद्रास्फीति के दर पर आर्थिक स्रोतों एवं श्रम संसाधनों को उचित उपयोग कर जो जीडीपी प्राप्त हो सकती है उसे पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। फ्रीडमैन की परिकल्पना। फ्रीडमैन ने फिलिप वक्र की आलोचना करते हुए कहा कि यह अनिवार्य नहीं है कि मुद्रास्फीति बेरोजगारी को कम करे। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब मुद्रास्फीति भी ज़्यादा हो और बेरोजगारी भी। इस स्थिति को स्थगनजन यानी स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जैसे 1970 के दशक में अमेरिका और भारत तथा कोविड काल में भी। मुद्रास्फीति के कारण। मांग जनित कारण। मांग जनित कारण से उन कारणों से है जिसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। इन्हें C+G+I+X-M के घटकों के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए C के संदर्भ में निजी आय में वृद्धि, वेतनमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप बेहतर रोजगार विकल्प या विभिन्न प्रकार के भुगतान आते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय, मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना या वित्तीय घाटे के प्रबंधन हेतु नई मुद्राओं को छापना, प्रतिभूतियों संबंधी ऋणों का भुगतान, विभिन्न प्रकार के निवेश में वृद्धि, अधिक निर्यात का होना, आयात का कम होना, ये सारी चीजें मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। मतलब ये मांग जनित कारण है। आपूर्ति जनित कारण। संरचनात्मक चुनौतियां अर्थात आवश्यक संरचना का अभाव, श्रम बल की अनुपलब्धता या अभाव, आर्थिक स्रोतों की अनुपलब्धता, नवाचार, शोध एवं उद्यमिता का अभाव। लागत जनित कारण। मुद्रास्फीति के इस कारणों को सर्वप्रथम 1970 के दशक में संज्ञानित किया गया, जब एकाएक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई। साधारणतः इन कारणों में एकाधिकार का होना, कार्टेल, कच्चे तेल का बढ़ना, मजदूर संगठनों द्वारा उत्पादन को बाधित करना इत्यादि। नोट: आपूर्ति जनित कारण एवं लागत जनित कारण में मूलभूत अंतर है। लागत जनित कारण अप्राकृतिक स्वभाव के होते हैं। मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार। शांत मुद्रास्फीति यानी म्यूटेड इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर 0 से 1% के बीच हो तो उसे शांत मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है कि सरकती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसमें मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% के बीच होती है। तीसरा है चलती मुद्रास्फीति, वॉल्किंग इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर लगभग 10% से आसपास होती है। चौथी है कि दौड़ती मुद्रास्फीति,
रनिंग इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20 के बीच हो। गैलोपिंग मुद्रास्फीति यानी छलांग मारती है मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर पूर्णतः नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर 100% से अधिक हो जाए। संरचनात्मक मुद्रास्फीति स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति से संरचनात्मक कारणों से उपजी मुद्रास्फीति जिसे कच्चे तेल पर निर्भरता। स्टैगफ्लेशन स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी एक साथ हो। रेस्क्यूफ्लेशन, इस प्रकार की मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुओं की कीमत में एक खास समय में एकाएक वृद्धि होती है तथा यह क्रम साल दर साल दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए प्याज की कीमतों, खाद्य पदार्थों में रेस्क्यूफ्लेशन की समस्या एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने हेतु उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का एक कीमत स्थगितीकरण कोष बनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिना ब्याज के ऋण देती है ताकि उन विशेष खाद्य वस्तुओं को आयातित कर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाए। मुद्रास्फीति जाल इन्फ्लेशन ट्रैप, मुद्रास्फीति जाल से आशा उस परिस्थिति से जिसमें महंगाई मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति को त्वरित कर रही हो। इस ट्रैप के दूरगामी नकारात्मक परिणाम होते हैं जैसे स्टील, घर, बिल्डिंग महंगा होना। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन से आशा उस स्थिति से जिसमें यद्यपि कीमत में तो वृद्धि हो रही हो परंतु पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रास्फीति की दर अत्यंत कम है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन से आशय उस स्थिति से जब वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हो रही हो। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी होगी, बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी तथा अर्थव्यवस्था संकुचित हो जाएगी। डिफ्लेशन ट्रैप, डिफ्लेशन जाल से आशय उस स्थिति से जब तेजी से गिर रही कीमतें अप्रत्याशित रूप से मांग को कम कर देती हैं क्योंकि यह अनुमान लगने लगता है कि कीमतें अभी और गिरेंगी, जैसे मोबाइल की कीमतों का गिरना। रिफ्लेशन, यह वह स्थिति है जब सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को शांत या डिफ्लेशन की स्थिति को सुधारने हेतु मुद्रास्फीति को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है। मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति के मापन हेतु लस्पाइरस ने एक विधि तैयार की जिसके अंतर्गत न सिर्फ एक वस्तु बल्कि वस्तुओं के समूह को संदर्भित करना चाहिए, साथ ही वस्तुओं की आवश्यकता तथा उपयोगिता के अनुसार उन्हें भारित किया जाना चाहिए। साथ ही एक आधार वर्ष के सापेक्ष उनकी गणना होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल करते हुए भारत में भी मुद्रास्फीति के आकलन हेतु थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, इनका प्रारंभ 1937 को आधार वर्ष मानते हुए सर्वप्रथम 1942 में किया गया। तब से इसके आधार वर्ष कई बार बदले गए हैं। वर्तमान में यह 2011-12 बराबर 100 है। इसका आकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT मतलब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, मतलब थोक मूल्य सूचकांक की निम्न बातें निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत 697 वस्तुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन कुछ स्रोतों में 692 वस्तुएं का वर्णन किया गया। प्राथमिक वस्तुएं जिनका भारांक 23%, ईंधन एवं विद्युत इसका भारांक 13%, विनिर्माण जिसका भारांक 64% है। इस सूचकांक की गणना मासिक आधार पर की जाती है। सामान्यतः 14 से 15 तारीख को आंकड़ा दिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को निम्नलिखित 3 वर्गों में देखा जाता है। हेडलाइन WPI, हेडलाइन WPI से आशय कुल WPI से। उदाहरण के लिए 14 जनवरी 2022 के आंकड़े 13% WPI को इंगित करते हैं। इसे ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन से आशय हेडलाइन WPI माइनस फूड प्लस फ्यूल WPI से, अर्थात खाद्य एवं ईंधन की WPI को घटाने के बाद जो शेष बचा उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। खाद्य WPI से अधिक खाद्य सामग्रियों में मूल्य वृद्धि से है। WPI की चुनौतियां या आलोचना, WPI के संदर्भ में निम्न 2 प्रमुख आलोचनाएं दिखाई पड़ती हैं। पहला कि WPI में सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता और WPI में अप्रत्यक्ष कर जोड़े जाते हैं जो इसके मूल स्वभाव को विकृत करते हैं।
पीपीआई की परिकल्पना मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई से इतर कई देशों के उत्पादन मूल्य सूचकांक की गणना होती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को नहीं जोड़ा जाता है। भारतीय संदर्भ में गोलदार समिति ने डब्ल्यूपीआई के स्थान पर पीपीआई की गणना की अनुशंसा की है। यदि भारत में पीपीआई की गणना तो नहीं होती, परंतु वर्ष 2017 से अप्रत्यक्ष करों को डब्ल्यूपीआई में नहीं जोड़ा जा रहा है। साथ ही स्वामित्वशील समिति ने डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में एक तकनीकी रिव्यू समिति बनाने की अनुशंसा की एवं चंद्रशेखर समिति ने सेवाओं के संदर्भ में सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने की बात कही। डब्ल्यूपीआई पर रमेश चंद्र कार्यकारी समूह की अनुशंसा है। डब्ल्यूपीआई में संरचनात्मक परिवर्तन हेतु नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं। आधार वर्ष को परिवर्तित कर 2017-18 बराबर 100 किया जाना जाए। वर्तमान के 697 वस्तुओं को बढ़ाते हुए 1196 वस्तुओं की सम्मिलित किया जाए, जिसमें मास्क, सोलर पैनल, सैनिटाइजर इत्यादि है। दूसरा है कि प्राथमिक वस्तुओं के भारांश को बढ़ाते हुए 23% से 27% किया जाए तथा ईंधन एवं विनिर्माण दोनों को 2-2% घटाया जाए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रतिभूतियों, रेलवे, दूरसंचार और ट्रांसपोर्ट को मिलाकर एक सेवा मूल्य सूचकांक बनाया जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना मुख्यतः मॉस्पाई द्वारा की जाती है। रंगराजन समिति ने सर्वप्रथम इस बात को रेखांकित किया कि डब्ल्यूपीआई के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि अंततः निर्णायक तो यही है कि उपभोक्ताओं के लिए कितनी मूल्य वृद्धि हुई। इसे संज्ञानित करते हुए वर्ष 2010 में आर्थिक मामले की स्टैंडिंग समिति ने सीपीआई को वरीयता देने की बात कही। वर्ष 2010 से सब पहले निम्नलिखित 4 प्रकार की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते थे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक मजदूर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर। इन तीनों की गणना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है, जिसका मुख्यालय शिमला में है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी और मैनुअल, यह चौथा है। इसकी गणना मॉस्पाई करता था। 2010 से इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2010 के पश्चात निम्नलिखित 6 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को निम्न प्रकार से गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, सीपीआई शहरी, सीपीआई समग्र। इन तीनों को आधार वर्ष 2012 बराबर 100 है तथा इसकी गणना एनएसओ मॉस्पाई द्वारा की जाती है। और अगला 3 है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक मजदूर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर। इन तीनों की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की ही जा रही है। कृषि मजदूर एवं ग्रामीण मजदूर के संदर्भ में आधार वर्ष 1986, जबकि सीपीआई औद्योगिक मजदूर के संदर्भ में यह 2015-16 है। जहां यह ध्यान देने योग्य है कि महंगाई भत्ते के आकलन हेतु सीपीआई IW का प्रयोग होता है, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर का प्रयोग होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना में समग्र रूप से 460 वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, जिन्हें निम्नलिखित 6 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूसरा है कपड़े, जूते इत्यादि, तीसरा है पान, गुटखा, तंबाकू, एल्कोहल, पिघन एल्कोहल, चौथा है आवास। सीपीआई ग्रामीण में लागू नहीं होता है। आवास, ईंधन एवं विद्युत, अन्य, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रामीण संदर्भ में आवास के घटक सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए कुल 448 वस्तुएं हैं। सीपीआई को निम्नलिखित 3 प्रकारों में देखा जाता है। हेडलाइन सीपीआई, जो समग्र को निरूपित करता है। कोर सीपीआई, जो हेडलाइन सीपीआई माइनस खाद्य पर ईंधन को निरूपित करता है। CFPI या खाद्य सीपीआई, जो खाद्य पदार्थों के मूल्य को दर्शाता है। इसमें एल्कोहल को तथा पहले से तैयार स्वीट, नमकीन इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इंडेक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। उत्पादन के संदर्भ में यह एक अति महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि जिसकी गणना मॉस्पाई एनएसओ द्वारा की जाती है। इसका प्रारंभ वर्ष 1937 में किया गया। था, जब इसमें 15 श्रेणियां शामिल थीं। अभी वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है तथा इसमें 839 वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें
3 बड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। माइनिंग, इसका 14% भारांश है। विनिर्माण, जिसका 78% भारांश है। विद्युत, जिसका 8% भारांश है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 8 कोर क्षेत्रों का डेटा भी दिया जा रहा है तथा यह दोनों आंकड़े एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। ये 8 कोर क्षेत्र हैं। पहला के प्राकृतिक गैस, सीमेंट, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एवं सीमेंट। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई द्वारा ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री तथा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे भी उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत करता है।